नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक महिला की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशेंगे। तो आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख मैं आपको बता देता हूं। जन्म की तारीख है 21 मई 1976 और जन्म का समय है दिन में 11 बजे, जांजगीर, छत्तीसगढ़। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। शतभिखा नक्षत्र के द्वितीय चरण में राक्षसगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली राशि इनकी जो बनती है वो है कुंभ। यहां लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। परिवर्तन तो है जरूर, लेकिन ये परिवर्तन कभी अच्छा नहीं होता। मैंने कहा है कि लग्नेश और अष्टमेश के परिवर्तन से जीवन काल में नाना प्रकार की विघ्न बाधा परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। कमाल देखिए कि इनकी कुंडली में आप जितने भी ग्रहों को यहां देख रहे हैं, यहां लग्न में जो शनि मंगल है वो फल दे रहे हैं 12वें का, बुध और सूर्य लाभ का फल न देकर के दशम का फल दे रहे हैं, चंद्रमा अष्टम का ही फल दे रहे हैं। तो लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठना, वैसे चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु लग्नेश बनकर के जब अष्टम में बैठेंगे तो ये अवयोग है और इस योग के कारण जातक को जीवन पर्यंत मानसिक अशांति और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये चंद्रमा यदि आप देखें तो केमद्रुम योग से ग्रसित राहु की दृष्टि से दृष्ट है, यानी कहीं ना कहीं ये चंद्रमा पीड़ित, मंगल और राहु इन दो ग्रहों की दृष्टि ही इस चंद्रमा पर है। मैं बाकी इधर उधर की बातें बाद में करूंगा। इनकी जन्म कुंडली के जो प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों की ओर आपको पहले लेकर के चलता हूं और साथ ही साथ इस कुंडली को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने पहले ही लाइन में लिखा है कि अप्रैल 2021 से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चक्कर, डर, घबराहट और मेरे जोड़ों में दर्द हमेशा रहता है। भविष्य में किसी मानसिक या शारीरिक बड़ी बीमारी की आशंका तो नहीं? यदि है तो उससे बचने का उपाय बताइए। यह भी इन्होंने लिखा है कि आयुर्वेदिक उपाय करें, एलोपैथी या होम्योपैथी, किस प्रकार का इलाज करना उचित रहेगा। इनके प्रश्नों को आप जहां तक समझेंगे, मैं और भी जगहों तक बढ़ा हूं आगे, तो इनके ज्यादातर प्रश्न इनकी मानसिक अशांति से ही संबंधित है। मैं यहीं पर आपको इनके नौमांस की जरा चर्चा करके बता देना चाहता हूं कि नौमांस इनका कुंभ लग्न का है। लग्न में ही बुध और सप्तम में वहां शनि बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न कोई भी हो, जब शनिदेव का संबंध लग्न से होता है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि काल पुरुष का विषाद है शनि, दुख है शनि। जैसे सुख शुक्र हैं वैसे दुख शनि है। जब भी ये किसी के व्यक्तित्व अर्थात लग्न से संबंध बनाते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली, ये जातक के मन को अशांत, उदासीन, दुखी, नाना प्रकार का उसको भय होने लगना, आशंका, चिंता। अब यहां तो गौर करने योग्य बात है कि लग्नगत शनि और मंगल की युति है। अष्टमेश बने शनि लग्न में चल रहे हैं और वर्तमान में इनको शनिदेव की ही दशा है और आज से नहीं है, 2005 से है, 2005 से 2024 तक के लिए। अब इन्होंने कहा कि 2021 से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। असल में अगर आप देखें तो इनको मानसिक अशांति ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2021 से ही शुरू हुआ हो, इससे पहले नहीं। लेकिन जब जन्म कुंडली में शनि लग्न में हो, चतुर्थ में, पंचम में, इन भावों में जब ये होते हैं तो शनि की 7.5 ढैया विशेष कष्टप्रद हो जाती है। कल का दिव्य महाप्रयोग यदि आपने राशिफल का सुना होगा तो ये लाइन आपने मेरे मुंह से अवश्य ही सुना होगा। तो ये 7.5 विशेष कष्टदायी हो जाती है। इनकी कुंडली में शनि चंद्रमा का जो संबंध है वो षडाष्टक योग में है, 7.5 चल रही है। अब 7.5 के प्रभाव के कारण इनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी ये फीलिंग पहले नहीं रही होगी, क्योंकि कर्क लग्न है। कर्क लग्न के जातकों की बात करूं तो इनका पूरा जीवन भावनाओं के बेस पर है। अब भावनाओं के बेस पर जी रही होंगी। मंगल शनि के लग्न में होने के कारण एक, चूंकि ये विस्फोटक योग भी है, वैज्ञानिक भी बना देता है, दिमाग बड़ा तेज कर देता है।
तो बहुत हद तक इन्होंने अपने आप को संभालने का प्रयत्न किया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये मानसिक अशांति तो लाएगा ही लाएगा। अब एक और बड़ी गंभीर समस्या, मैं हमेशा कहा करता हूं कि लग्नगत मंगल की सबसे बड़ी गंभीर परेशानी यह है कि वो धैर्य नहीं लेने देते हैं। हालांकि ये मंगल इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, पंचमेश और दशमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, लेकिन मंगल का अपना स्वभाव है धैर्य की कमी, और शनि का अपना स्वभाव है कोई काम वक्त पर न होने देना। अब जबकि वो अष्टमेश बनकर के जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, इसमें तो कहीं कोई दो मत ही नहीं है कि जीवन में संघर्ष परेशानी लगातार बनी रहेगी, लगातार। पीछे एक और सूत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 5 भाग में जन्म कुंडली को बांटने के लिए, और अंततो गत्वा लग्नेश की चर्चा मैंने कही थी कि जब अष्टम में वो जाकर के बैठ जाए तो ये सबसे ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। आपको वो सूत्र याद होगा, इन्होंने देखा हो तो इनको याद होगा, लेकिन मेरे जो दर्शक मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रम देखते हैं, मैंने 5 भागों में जो लग्न को बांटा था तो उसमें अष्टम भाव को सबसे कष्टदायी भावों में से एक कहा था कि जब लग्नेश बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं पूरे जीवन को ये अशांत कर देते हैं। यही कारण है। यहां परिवर्तन होने के बावजूद ये लग्नेश का अष्टमस्थ और अष्टमेश का अलग्नस्थ होना इनके जीवन को पूरी तरह से मानसिक अशांति और परेशानियों में डाल दिया है। अब इन्होंने जो लिखा है कि हमेशा शरीर दर्द होना इत्यादि, ये सब प्रभाव कहीं ना कहीं 7.5 का है। ये 7.5 के चलते, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से मन पर प्रभाव डाल रहा है और मन में एक अज्ञात भय, डर। कई बार तो ऐसी अवस्था में मैंने देखा कि जातक को रोग नहीं होता परंतु वो रोग की कल्पना करता है। वो ये कर रही हैं। अब आगे इन्होंने पूछा है कि मैंने अप्रैल 2019 से पुखराज पहना है, मेरा वजन बढ़ गया है, क्या मुझे मूंगा मोती धारण करना चाहिए? कर्क लग्न की कुंडली है, देखिए लग्न में मंगल बैठे हैं। अब आप जरा गौर करिए कि क्या इनको ये रत्न धारण कराए जाने चाहिए। अब देखिए गुरु की चर्चा करें तो गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल किस राशि में बैठे हैं? बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। मेरे जितने भी ज्योतिष के सूत्र हैं, अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो इस कुंडली को समझने से आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। अब जरा गुरु को देखिए, ये गुरु कैसा प्रभाव दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ये गुरु कैसा प्रभाव दे रहे हैं? इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रहों में से ये गुरु भी हैं, क्योंकि ये गुरु भाग्येश बनकर के जाकर दशम भाव में बैठे हैं, धर्म कर्माधिपति योग। धर्म भाव का स्वामी जाकर के कर्म भाव में बैठा है, कर्मपति जाकर के लग्न में बैठे हैं। अब जरा गौर करिए कि ये गुरु कैसा प्रभाव दे रहे हैं। असल में गुरु या शुक्र बहुत श्रेष्ठ प्रभाव, शुक्र तो ऑलरेडी मृत अवस्था में 29 अंश पर, लेकिन गुरु की बात करें तो 19 अंश पर होकर के भी वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। कारण मंगल इनकी कुंडली में नीच का है और वो मंगल की राशि में ही बैठे हैं। मैंने क्या बताया कि किसी भाव में बैठा ग्रह उस भाव का किराएदार होता है। हमेशा फल उस भावपति से ही देखा जाएगा। अगर भावपति बलवान तो उस भाव में बैठा किराएदार भी अच्छा प्रभाव देगा। देवगुरु यहां के कारक हैं। फलतः 100 में से 8 या 10% आप रिजल्ट की कामना देवगुरु से कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा गुरु से हम अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते। बल्कि उस अवस्था में अगर देखें तो भरणी और में दोनों ग्रह बैठे होने के कारण कहीं ना कहीं इनके जीवन काल में इनको एक और समस्या उत्पन्न होगी कि जो इनको यश मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी। अब किसी भी अच्छे योग की, जैसे गुरु शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा योग माना गया है। हालांकि मैं बता दूं कि शुक्र के पास इनकी कुंडली में बल ही नहीं है, परंतु यदि मैं मान लूं कि गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छा योग देने वाली है तो उस पर शनि की दृष्टि भी है। जो योग है उसका प्रभाव क्षीण या ना के बराबर हो जाएगा। अब पुनः आइए, जन्म कुंडली में दशमेश का लग्न में जाकर के बैठना अच्छा। अब एक और पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ इनकी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य धनपति बनकर के लाभ भाव में महाधन योग और बुध व्ययपति बनकर के लाभ भाव में बैठे। वक्र अवस्था में यहाँ पर देखा जाए तो महाधन योग तो बन ही रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों विशिष्ट कारक ग्रह फल दे रहे हैं, वो सब के सब दशम का यानी लाभ का फल नहीं दे रहे हैं। वैसे ही शनि मंगल लग्न का फल ना देकर के 12वें का फल दे रहे हैं। 12वें में भी होकर के कोई राहत थोड़ी कर देंगे। अगर शनि मंगल को हम 12वें में भी करें तो वो भी कोई राहत की बात यहां उत्पन्न नहीं होने वाली है, वो परेशानी की ही स्थिति है। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने जैसा लिखा पुखराज, तो अब सवाल उठता है कि क्या इनको पुखराज धारण कराया जाए? जवाब है मेरी तरफ से ना। क्यों? इस लग्न के अभी आपने कहा धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं गुरु, तो क्यों नहीं गुरु का रत्न धारण करना चाहिए, जबकि गुरु दशम में कारक ग्रह की स्थिति में भी है? इसके पीछे एक नहीं कई एक तर्क है और उस तर्क को मैं समझाता हूं। पहला, निसंदेह इस जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है, अच्छी बात, परंतु वो षष्ठेश भी है। दूसरी बात, तीसरी, काल पुरुष की कुंडली का यदि हम निर्माण कर ले तो यहां पर दशम भाव बनता है। देवगुरु यहां कारक तो होते हैं,
फलतः यदि आप ये मान के चलें कि गुरु यहां का फल दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जातक को कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच का है, तो गुरु अपना संपूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। अगर ज्योतिष का एक तर्क है कि यदि ग्रह त्रिकोणपति हो तो वो भले ही त्रिकपति हो जाए, त्रिक का प्रभाव ना के बराबर हो जाएगा या नहीं देगा। सवाल है नहीं देगा, तो प्रश्न खड़ा होगा कि भाई त्रिक का फल देगा कौन। अगर जन्म कुंडली में ज्योतिष का एक सूत्र कहता है कि कोई ग्रह त्रिकोणपति हो तो त्रिकोणपति होने के कारण उसे त्रिकेश होने का यानी 6वें 8वें 12वें होने का दोष नहीं लगेगा। तो सवाल उठता है कि 6वें भाव का फल देगा कौन। तो मैंने एक बहुत पूर्व वीडियो बना करके बताया था कि नहीं, षष्ठ का प्रभाव भी वही ग्रह देगा जो भाग्येश है, वो भी फल देगा। ऐसा नहीं कि उसके फल में अंतर आने वाला है। तो गुरु जाकर के दशम में बैठे, इनको पुखराज धारण करने से शरीर का भारी होना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का आना, इसमें कहीं ना कहीं गुरु कारण बन जाएंगे। और मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल नीच का होकर के लग्न में शनि के साथ बैठे हैं, स्वरोग की स्थिति बनेगी। ये जो चक्कर घबराहट ये सब कुछ हो रहा है, उसमें ये दोनों ग्रह बहुत बड़े कारण बने हुए हैं। चंद्रमा पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, मंगल और राहु की, मंगल की दृष्टि से युद्ध, शनि की भी दृष्टि यहां पर मानी जाएगी। तो उस अवस्था में इनको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। तो सवाल उठता है मूंगा पहनना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, इनको मूंगा भी नहीं पहनना चाहिए, इनको मूंगा भी धारण नहीं करना चाहिए। तो जैसा इन्होंने कहा है कि मेरा वजन बढ़ गया है, क्या मुझे मूंगा मोती धारण करना चाहिए? जी, दोनों के दोनों रत्न धारण या तीनों के तीनों रत्न धारण आपको नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के एक सीधा जवाब, आपको कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में शनिदेव की दशा है जो 2024 के जनवरी तक है, इसके बाद बुध की दशा लगेगी। अब कमाल देखिए कि बुध इस लग्न के कोई कारक ग्रह नहीं है, व्ययेश और साथ ही साथ तृतीयेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक और पॉइंट यहां पर सिद्ध होता है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली चाहे अच्छी भी हो, लेकिन यदि दशा साथ वाली ना हो, साथ देने वाली ना हो, तब तो और मुश्किल हो जाती है। एक और पॉइंट बड़ा गंभीरता से समझना है। इनको अगर मेरे दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और परेशानी हमेशा से ही रही होगी, नया नहीं है। लेकिन एक और बात जरा गौर करिएगा, इनको बीते दिनों 16 साल गुरु की भी दशा चली होगी। 1976 का इनका जन्म है, 16 साल गुरु की दशा के बाद ही शनि की दशा आई है। तो गुरु की दशा जो है इनके लिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव। हाँ, गुरु की दशा में भी इनके स्वास्थ्य में कुछ कमोबेश परेशानियां तो रही ही होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का प्रभाव जब आया तो वो अपना प्रभाव देना शुरू किए। ऊपर से जब 7.5 लगी तो इनको और ज्यादा उसका प्रभाव महसूस होने लगा। आगे इन्होंने पूछा है, मेरे मन में हमेशा भय रहता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे इकलौते बच्चे का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा। दुर्घटना का भय मुझे हमेशा बना रहता है, अज्ञात भय। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है, इनका जन्म कब हुआ है तो अष्टमी का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा पापक ग्रह बन जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पापक ग्रह से ही केवल दृष्ट हो, शुभ ग्रह से उसका संबंध न बन पा रहा हो, और जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो कैसा भाव है तो आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव अज्ञात, गुप्त, छुपा हुआ भाव है। अब जन्म कुंडली में जब भी आप किसी भी कुंडली को उठाइए, जिस जन्म कुंडली में, अच्छा यहां गौर करिएगा, आप लोग हमेशा सूत्रों में सुना करते हैं कि राहु यदि केंद्रगत हो तो अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य होता है। यहां पर देखिए राहु केंद्रगत है और अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य भी है। ये राहु स्वाति नक्षत्र में 18 अंश पर बैठा है। अलग बात है कि जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति कमजोर है, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते इस राहु को बल आ रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना है, मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया कि जन्म कुंडली में लग्न पर जरूरी नहीं है कि उस ग्रह की दृष्टि हो जो केंद्र में है, परंतु केंद्रगत जितने भी ग्रह हैं वो सब लग्न को प्रभावित करते हैं। अब इनकी जन्म कुंडली का जो स्वामी है वो चंद्रमा जाकर के अष्टम में बैठा है। लग्न राहु से प्रभावित तो हो ही रहा है, शनि से प्रभावित हो ही रहा है, राहु चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है। और एक अज्ञात भय, ऐसी आशंका, कई बार उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जातक ऐसी ऐसी आशंकाएं खुद से उत्पन्न करता है, खुद से वो फाइट करता है, खुद से लड़ता है। तो 7.5 का इसमें प्रबल संयोग और ऊपर से इनका भयाक्रांत मन, भावना। जन्म कुंडली के पंचम से भावनाओं का विचार होता है और उसके स्वामी भी इनकी कुंडली के लग्न में नीच का होकर के बैठे हैं शनि के साथ। इसीलिए इनके मन में जो दुर्घटना का योग उत्पन्न हो रहा है, जैसे देखा इन्होंने क्या लिखा कि दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। तो दुर्घटना, विस्फोट की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? शनि मंगल। तो ये भावना जो है जो इनके मन में उत्पन्न हो रही है वो इसके कारण उत्पन्न हो रहा है। मैं जॉब करती हूं, उसमें भी परेशानी है। यह परेशानी पेमेंट ना मिलना कब दूर होगा?
परेशानी है, यह परेशानी पेमेंट ना मिलना कब दूर होगा? क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं कुंडली में? देखिए, सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुन करके समझिएगा। इनका गण राक्षस है, लग्न इनका कर्क है। कर्क लग्न के होने के चलते एक भावुक और भावना प्रधान है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ऐसे लोगों का एक जरा चरित्र चित्रण करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषी बहुत हद तक साइकोलॉजिकल वाला भी, साइकोलॉजिस्ट भी बन जाता है, तो समझने का प्रयत्न करिए। एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र का हम चित्रण करते हैं जो भावुक भी और क्रोधी भी है, जो कर्क लग्न के होने के कारण भावुक है, जो खुद से डरा हुआ है, घर से परेशान, मानसिक रूप से अशांत है। वो किसी की परेशानियों में डूबेगा तो बहुत हद तक डूब जाएगा, और कई बार किसी को ज्ञान देना शुरू कर देगा तो अपना समझ करके देने लगेगा। इनकी आदतों में एक बड़ा गंभीर आदत होगा कि ये किसी को समझाती होंगी तो अपना समझ करके उसको समझाने लगती होंगी। और आज के इस परिवेश की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग आपसे लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन लोग आपसे ज्ञान नहीं चाहते, बिल्कुल ही नहीं चाहते। ज्ञान तो चाहते ही नहीं। एज ए ज्योतिषी होकर के मैं महसूस करता हूं कि फीस देकर के लोग ज्ञान नहीं चाहते हैं, बस कुछ ऐसा बता दीजिए कि छू मंत्र हो जाए सब, तो ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इनके आसपास के लोगों को इनका शत्रु बना देगा। क्योंकि लग्न कर्क है तो उस लग्न का प्रभाव तो समाप्त होगा नहीं, भावुकता तो रहेगी ही। कुंभ राशि है जिसमें दार्शनिकता है, तो ये बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही दार्शनिक हो जाती होंगी, जिसके चलते इनके आसपास वाले सब इनके दुश्मन बन जाते हों या संबंध उनका खराब हो जाता हो, परेशानी बनी रहती हो। रही बात पेमेंट रुकने की, तो इनकी कुंडली में धन की स्थिति ठीक है, उसको लेकर के चिंता नहीं। 7.5 एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है जिसके चलते आप मानसिक अशांति और परेशानी देख रही हैं, उससे निजात पाने का मैं रास्ता बताता हूं। नौकरी में प्रमोशन की बात करूं तो शनि में अभी गुरु का अंतर चल रहा है, एक छोटा ही सही परंतु प्रमोशन का योग तो अभी भी है। आगे चल करके फिर 2024 के जनवरी में जब बुध का परिवर्तन होगा, और उसमें भी 2024 के मई के बाद जब आगे के परिवर्तन होंगे, तब प्रमोशन का योग आ रहा है। एक और बात याद रखिए, जो कि मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, आपने पहले भी सुना होगा, आपके लग्न में शनिदेव है, यह हमेशा जारी रहेगा। क्या प्रमोशन ना होना? नहीं, कोई भी चीज वक्त पर ना होना, हर चीज विलंबित होना, हर चीज में देरी होगी, यह स्वीकार करके रखिए, इससे भागिए मत। एक पॉइंट और है, आपकी कुंडली में संतानपति जाकर के लग्न में बैठे हैं, संतान कारक हैं दशम में बहुत, परंतु वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। संतान भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, संतानपति का नीच राशि में जाकर के बैठना, संतान कारक पर शनि की दृष्टि का होना, संतान को लेकर के यदि चिंता आपको हो रही तो इस चिंता को मैं नाजायज नहीं कहूंगा, लेकिन आपको कुछ हो जाए और तब आपकी संतति का क्या हो, इस नाजायज चिंता की जगह आप इस बात की चिंता करिए कि उसकी शिक्षा, उसकी आगे की व्यवस्था, या वो जो भी बच्चा कर रहा हो आपका, वो कैसा कर रहा है, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए, न कि आपके ना होने से उसका क्या होगा इसकी चिंता। इस चिंता को मैं बेतुकी चिंता कहूंगा। तो इस चिंता से बाहर निकलिए। और आखिर में इन्होंने पूछा है, अच्छा आखिर में एक और प्रश्न पूछा है कि भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कुंडली में विदेश यात्रा के योग है। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, विदेशपति जाकर के आपकी कुंडली के लाभ में, स्वदेशपति कर्म में और परमानेंट विदेशपति लग्न में बैठे हैं। बिल्कुल आप जाना चाहें, अगर आपके पास ऐसा विकल्प हो। प्रायः लोग ये पूछ लिया करते हैं, और मैं सोचता हूं कि भाई सवाल उठता है कि योग जन्म कुंडली के 12 भाव और नवग्रहों से ही बनते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इनकी जो कुंडली है इसी समय में जन्मा कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के न बैठा हो, बिल्कुल बैठा होगा। तो योग तो है ही, परंतु देश काल परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष। क्या आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है? अगर है तो आप 100% जा सकते, बल्कि एक अच्छा योग चल रहा था, शनि की जो दशा थी, शनि आपको बड़ी आसानी से विदेश भेज सकते थे, सदा के लिए भेज सकते थे। आगे भी आपके पास विकल्प आएगा, जब बुध की दशा आएगी, वो भी विदेशपति होकर के जाकर के लाभ में बैठे हैं, आप जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर के मैं बता चुका हूं कि यहां महाधन योग है। अगर सूर्य दशम का भी फल दे रहे हैं तब भी वो उनकी उच्च राशि का फल हो जाएगा, और द्वितीय पति बने सूर्य अगर उच्च राशि का फल दे रहे हैं तो धन की समस्या लाइफ टाइम आपको नहीं होने वाली है। क्या मुझे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का योग है? पैतृक संपत्ति भाव का मालिक जाकर के जन्म कुंडली के लाभ में बैठा है। पैतृक संपत्ति भाव पर अगर देखें तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, और पैतृक संपत्ति भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों ग्रहों में कोई बहुत अच्छा बल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि पैतृक संपत्ति का मालिक यदि लाभ भाव में या नवम भाव में जाकर के बैठा हो तो पैतृक संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति यानी आपके पास है तो वो अवश्य ही मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए तो अवश्य ही मिल जाएगा। इस पूरी कुंडली को देखने के बाद और आपके प्रश्नों को सुनने के बाद मैं बहुत आसानी से ये फील कर सकता हूं, मैं बिना देखे ये सोच सकता हूं कि आप किस तरह की सोच रखती हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है आपका। जन्म कुंडली किसी के व्यक्तित्व को बेहद आसानी से समझा देता है। देखिए, आपकी समस्याओं में असल में देखा जाए तो एक मानसिक अशांति तो है ही है, चंद्रमा ही की स्थिति है तो रहने ही रहने वाली है, लेकिन मूल समस्या है खुद से आपका लड़ना, जूझना, तरह तरह की
बेमतलब की कल्पना करना। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें आपका दोष है? जवाब है नहीं। जो प्रकृति कराना चाहती है, जो ग्रह आपसे कराना चाहते हैं, वही आप करेंगे। आपका लग्न ही वैसा ही है, भावुकता वाला लग्न, तो आप इसमें आपका दोष क्या? हाँ जी, बात तो मैं मानता हूं आपकी, इसमें आपका दोष क्या? वो कुंडली ही कराना चाहती है आपसे। उपाय है, घर के आसपास कहीं पीपल वृक्ष हो तो उसकी जड़ को सींचना शुरू करिए प्रत्येक शनिवार को, और तिल तेल का दिया जलाना शुरू करिए, पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करना, ये सारे काम। नाव के लोहे का छल्ला शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में डाल लीजिएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जितना अधिक से अधिक हो सके 3 बार 7 बार पाठ करना शुरू करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, ताकि इस तरह के बुरे विचारों से, गलत ख्यालों से, नौकरी में है तो वहाँ चाहे वो प्रमोशन रुक रहा हो, पेमेंट रुक रहा हो, बॉस इत्यादि से दिक्कत हो रही हो, तो वो सब ठीक हो जाए। तो सूर्य की आराधना से वो ठीक हो जाएगा। देखिए, किसी भी तरह की मानसिक अशांति यदि जीवन काल में बहुत ज़्यादा हो रही है, मन अशांत है, मन बेचैन है, तो इसका सबसे सरल निदान है मन को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम। प्रत्येक रविवार मैं राशिफल में जो प्रयोग बताया करता हूं, भुवन भास्कर की आराधना बताया करता हूं, प्राणायाम की जो विधि बताया करता हूं, वो इसी के लिए बताया करता हूं क्योंकि आज के इस परिवेश में 80% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन 80%। प्राणायाम इत्यादि करने से डिप्रेशन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये रोग नहीं है, तो हर किसी के भीतर है। प्राणायाम करने से आपको इस पर कंट्रोल मिलेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। बहुत अधिक सोचने वाला, बहुत अधिक डरने वाला, बहुत अधिक भावुक व्यक्ति भी आजीवन कष्ट में ही जीवन व्यतीत करता है। और बहुत अधिक भावुक होकर के बहुत अधिक ये सोचना कि मेरे साथ कुछ हो जाए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब इंसान ऐसा सोचता है कि मेरे साथ कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो वो निमंत्रण देता है परेशानियों को। जब वो इस तरह की कल्पना करता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ वैसा तो नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो वही लोग करेंगे जिनका चंद्रमा इस तरह की स्थिति में हो। लेकिन मैं तय बता दूं कि जब आप इस तरह की कल्पना करते हैं तो अपने आप को बेहद मुसीबत में आप डाल लेते हैं। तो इस तरह की कल्पनाओं से बाहर आइए, भोलेनाथ की आराधना करिए, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाया करिए, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया करिए, और संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत भी करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिए। तो इन सभी उपायों से आपको राहत मिलेगा। अब एक और बात, अभी वर्तमान समय में शनि की दशा, इसके बाद बुध आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के भी आने वाली दशाओं को भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। आराधना समय समय पर ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के साथ बैठ करके रुद्राभिषेक करना। परिवार के साथ बैठ जाइए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इससे आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से राहत मिलेगी। समय समय पर छाया दान करिए, चेहरा देकर के तेल में दान कर देना। ये जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं सब करिए, रत्न कोई भी नहीं पहनना है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक महिला की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में भी यदि कोई ऐसा तर्क है, प्रश्न है, पॉइंट है जो आप रखना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।